और हमारा मैक्सिमम यूनिट लगभग जो हमारा प्रोडक्शन है वो है मान लीजिए 100 यूनिट। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 100, जो मैक्सिमम हमारा है 100 यूनिट का प्रोडक्शन था। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। तो जैसे हमने कल बताया था E इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई कमा वाई आई, उसका हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एक क्वेश्चन में था। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं x1 x2 x3। तो यहाँ पर तीन हमारे पास डिसीजन वेरिएबल हैं, हमारे पास तीन डिसीजन वेरिएबल हैं। मतलब कि x एक मार्केट में है, x1 x2 दूसरे मार्केट में, x3 तीसरे मार्केट में। अब कभी कभी ये होता है कि 100 यूनिट्स होती हैं। अब ये हमारे पास मैक्सिमम 100 यूनिट, तो हमको लेस देन इक्वल टू का नंबर, मतलब 100 यूनिट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 इसकी यूनिट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने x1 पहले दिया था, तो हमारे तो उसकी जगह 2 या कोई भी पे हमारा भाड़ा खर्चा लग गया, हम मान लो वहाँ पर 5 यूनिट ले गए, 5 यूनिट का हमारे पास लॉस में जा रहा है, तो हो सकता है हमें वहाँ पर माइनस करना पड़े। तो फिर एक अलग इक्वेशन बन जाएगा उसमें। तो 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3 लेस देन इक्वल टू 100, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ मॉडल बनाते हैं, ये सिंबल्स बनाते हैं, किसको, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको यूज करके। जो हमारे पास x1 x2 x3 ये कहलाते हैं हमारे पास डिसीजन वेरिएबल, और इन वेरिएबल को साथ में रख करके हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं, जिससे हम लोग मॉडल्स को सॉल्व करते हैं, जो मोस्टली मॉडल में इस्तेमाल होते हैं। अब इकोनॉमिक्स में है, अब जैसे इकोनॉमिक्स में लिया है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट के कर्व बनाते हैं। उसमें क्या होता है, कर्व बनाते हैं। अब जैसे प्राइस लेवल है, तो हमने अभी पिछला एक पढ़ा था चार्ट वाला, वो कौन सा था, आइकॉनिक मॉडल। तो हम उसमें बनाते हैं कि उसमें लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट जो भी बनाते हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करने लिए हमारी प्रॉफिट कितनी जा रही है, हम उसमें ईयर वाइज लिख लेते हैं। हमने ईयर वाइज लिखा कि हमारी 2011 में इतनी सेल थी, 2002 में। तो जैसे जैसे हमारा अप एंड डाउन होता है, तो हमें प्रॉफिट या लॉस का हमें पता चलता है केवल उस एक कर्व को देखने से। मान लीजिए कोई एक लाइन है, 2011 में हमने उसमें किया, अप गई, 2012 में अप गई, 2013 में अप गई, 2014 में डाउन आ गई। तो जब वो पॉइंट कर्व का नीचे जाता है, तो हम अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज ना लिखी हो, तब भी हम एक पता लगा लेते हैं कि इस ईयर में हमारी सेल डाउन हुई थी। जैसे हमारे पास लाइन चार्ट जब बनता है, तो अगर जब तक वो ऊपर जाती रहेगी तब तक तो हमें पता है कि हमारा प्रॉफिट है। अगर हमारे पास उस रेवेन्यू या सेल का हमारे पास वो लाइन चार्ट बना हुआ है, तो जब तक वो अप है तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट है। जैसा ही वो डाउन हो जाएगा, तो जहां से डाउन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर हमारे लॉस होना चालू हो गया था। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल, सिंबॉलिक मॉडल जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं हमारे ऑपरेशन रिसर्च में। अब इसमें मॉडल्स जो है कई तरह के होते हैं, जिसमें पीछे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एलोकेशन मॉडल, रूटिंग मॉडल, क्विंग मॉडल, सिमुलेशन, रिप्लेसमेंट, मार्कऑफ एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, कॉम्पिटिटिव, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डिसीजन थ्योरी और गोल प्रोग्रामिंग। तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें से बहुत सी चीजें आपके उसमें नहीं हैं। ये है आपका सिलेबस। तो आपके सिलेबस में देखिए, जो सेकंड यूनिट से पढ़ना है आपको एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, और लीनियर प्रोग्रामिंग में पढ़िए आपको ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड का बिगम मेथड। सिंप्लेक्स मेथड में कई मेथड होते हैं, उसमें से बिगम मेथड को हमें पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसमें पढ़ना है हमें ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कई रूल हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमम, वैम मेथड, डीजेनरेटिंग और मॉडिफिकेशन मेथड। इसके बाद असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये सारा सब हम जो है पीछे अब डिस्कस कर चुके हैं। ये टेक्निक्स हैं। अभी जब आपका अगला टॉपिक आएगा टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, तो उसमें ये सारी टेक्निक्स होंगी। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपका ये मैथमेटिकल मॉडल में दिया हुआ है, ये भी सारी टेक्निक्स हैं। लेकिन हमको इसमें से सारा चीज नहीं पढ़ना है, हमको इसमें से आपके जो सिलेबस में है केवल वो पढ़ना है, इतना। जैसे आपका यहाँ पर दिया है यूनिट 4 में, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन, मैक्सिमैक्स, रिग्रेट, लाप्लास एंड हर्विज। फिर डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क क्राइटेरिया ऑफ EMB एंड EOL, डिसीजन ट्री अप्रोच एंड इट्स एप्लीकेशन।
PERT एंड CPM, नेटवर्क एनालिसिस, टाइम एस्टिमेट्स एंड नेटवर्क एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ मेथड। अब ये सारी आपकी टेक्निक्स हैं। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन ही आया करता है आपके एग्जाम में, वो रिलेटेड होता है कि ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक कौन कौन सी हैं, एलाबोरेट कीजिए। तो आपको ये जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे लिखने होते हैं। 15-16 मेथड हैं, उसमें सबके बारे में 2-2 3-3 लाइन आपको लिखना होता है कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया आपने, इसका किस में इस्तेमाल होता है। असाइनमेंट आपने लिख दिया, इसका किस में इस्तेमाल होता है। गोल प्रोग्रामिंग आपने लिख दिया, उसका इस्तेमाल किस में होता है। रिप्लेसमेंट थ्योरी आपको लिख दिया आपने, उसका किस में इस्तेमाल होता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें रिप्लेसमेंट मॉडल, तो रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है कि हमारे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीनरी होती है, तो मशीनरी की एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। एक्सपेक्टेड लाइफ का मतलब ये है कि जब हम उस मशीन को खरीदते हैं तो मशीन में हम एक डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उस मशीन की लाइफ कितनी है, इसके बाद कितने ईयर बाद हमको उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जिस टेक्निक या जिस मॉडल के जरिए हम इस तरह का एनालिसिस करते हैं वो कहलाता है रिप्लेसमेंट मॉडल। जैसे सीक्वेंसिंग मॉडल की बात करें तो सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि बहुत सी मशीनें, जैसे आप अगर कहीं सोप फैक्ट्री है जैसे HUL है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, तो यहाँ पर जब सोप की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट केवल एक ही जगह से बन के नहीं निकलता है कि हमने एक मशीन में डाला सारा प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया। उसमें क्या होता है कि कई तरह की मशीनें होती हैं और हर मशीन का एक सीक्वेंस में लगी होती है। जैसे जब सोप बनाना होता है, जो उसका पाउडर होता है, तो पहले एक मशीन लगी होगी, वहां पर पाउडर डाला जाएगा। पाउडर डाला जाने के बाद फिर आगे और जाएगा तो फिर उसका जो लुगदी होती है वो बनेगी। लुगदी बनने के बाद जब आगे जाएगा तो उसका जो फ्रेम होगा, उसमें फ्रेम से निकल करके उसका एक डिजाइन तैयार करेगा। फिर वो पूरी एक लंबी स्टिप होगी, तो उसमें से फिर आगे जो मशीन आएगी वो उसको कट करेगी। कट करने के बाद उसमें भी यहाँ कट में एक टाइमिंग सेट होता है कि अगर कहीं उस टाइम से 1 सेकंड आगे या पीछे हुई तो फिर उस सोप का जो है साइज जो है गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो आपका डिफेक्टेड वाल में चला जाएगा, जिससे क्या होता है कि आपका वेस्टेज बढ़ जाएगा। तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए या फिनिश्ड गुड्स को अच्छा निकालने के लिए वो बहुत मशीनें इस सीक्वेंस में लगाई जाती हैं। तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि किस मशीन को कौन से सीक्वेंस में चलाना है, कितनी देर चलाना है। तो इस तरह का जो एनालिसिस हम करते हैं वो कहलाता है सीक्वेंसिंग मॉडल। जैसे एलोकेशन मॉडल, हमें कहाँ पर कौन सी चीज को रखना है, मतलब कि किस मशीन को कहाँ पर लगाना है, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं किस एम्प्लॉय को कहाँ पर लगाना है। इसी का एक हम लोग और पढ़ते हैं असाइनमेंट मॉडल, जो आपके जो ट्रांसफर 3rd यूनिट में है वो है असाइनमेंट मॉडल। एलोकेशन मॉडल आपकी जो डिसीजन थ्योरी है, डिसीजन थ्योरी का मतलब उसमें आपको उसमें कुछ पॉसिबिलिटी दे दी जाएंगी और एक एक्सपेक्टेड आपको दे दिया जाएगा एक्सपेक्टेशन, कि मान लीजिए कि आपके 2 टीम है, 2 टीम खेल रही है, उसमें से एक के जीतने के चांस 60% है और एक के जीतने के चांस 40% है। अब अगर 60 और 40 का परसेंट है तो दोनों के जो अमाउंट होगा उसमें कितना फर्क पड़ेगा जीत में। तो इस तरह से जो डिसीजन निकालने होते हैं वो हम डिसीजन थ्योरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा डिसीजन ट्री भी बनती है, उसमें प्रोबेबिलिटीज दी होती है और अलग अलग इवेंट के उसमें कुछ एक्सपेक्टेड पे ऑफ दिए होते हैं और प्रोबेबिलिटीज दी होती हैं, जिनको कॉम्बिनेट करके हमें एक ट्री बनानी होती है और उसका एक फाइनल रिजल्ट निकालना पड़ता है। ये सारी की सारी आपकी मैथमेटिकल जो टेक्निक्स हैं, ये सारे के सारे आपके ऑपरेशन रिसर्च के मैथमेटिकल मॉडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया आपका दूसरा मॉडल। कल हमने पढ़ा था एक फिजिकल मॉडल, ये रहा फिजिकल मॉडल जो आपके इमेजेस से रिलेटेड था, जिसके 2 पार्ट पढ़े हमने, आइकॉनिक मॉडल और एनालॉगी मॉडल। आज हमने पढ़ा मैथमेटिकल मॉडल। अब तीसरा मॉडल पढ़ते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल। अब जो हमने मॉडल बनाए हैं या बाय नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के हिसाब से कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं, तो बाय नेचर ऑफ एनवायरनमेंट के हिसाब से हमारा है डिटरमिनिस्टिक मॉडल। डिटरमिनिस्टिक मॉडल क्या होता है? इन दिस मॉडल एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड द रिजल्ट्स ऑफ सर्टेन। हर चीज परिभाषित होती है, मतलब हर चीज के बारे में सही से बताया गया होता है और उसका रिजल्ट डेफिनेट होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इक्वल टू, तो उसका एक डेफिनेट रिजल्ट आएगा। मैंने कहा कि x बराबर 2, मैं इसको थोड़ा एक उसमें करके दिखाता हूं। मान लीजिए
आपका दिया है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, और आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो अगर हमने ये डिफाइन कर रखा है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, हमने कहा कि x जो लेना है वो 2 यूनिट ही लेना है और y जो लेना है वो 3 यूनिट ही लेना है, और हमारे पास जो एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एक निश्चित वैल्यू आएगी। जैसे अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9 प्लस इसकी वैल्यू आएगी कितनी, प्लस 6 प्लस 18, और ये वैल्यू आएगी टोटल 31। अब ये डेफिनेट है, ये एक सर्टेन है, मतलब कि अब ये वैल्यू डेफिनेट है, इससे ना आगे हो सकता। इस वैल्यू के लिए मतलब कि हमने अगर x और y को डिफाइन कर रखा है कि x बराबर 2 और y बराबर 3 है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू 31 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब कि 31 ही होगी, ना तो ये इससे अलग कम होगी ना इससे ज्यादा होगी, ये होगी एक सर्टेन वैल्यू x और y के लिए। अब अगर हम इसमें से कुछ अलग कर देते हैं तो फिर ये बदल जाएगा। तो इसका मतलब कि सर्टेनिटी इज द स्टेट ऑफ नेचर एज्यूम्ड इन दीज मॉडल। इस मॉडल में सर्टेनिटी निश्चित रहती, स्टेट ऑफ नेचर एज्यूम्ड ये हमारे पास निश्चित है। फॉर एनी गिवन इनपुट वेरिएबल देयर शैल बी सेम आउटपुट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इन EOQ मॉडल्स one can easily determine economic lot size. One can apply sensitivity analysis where change of one variable shall cause certain changes in the outcome. अब जैसे यहाँ पर इन्होंने एक, मैंने अभी बताया था, फॉर एनी गिवन इनपुट वेरिएबल देयर शैल बी सेम आउटपुट वेरिएबल। अभी हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा था, ये दो वेरिएबल हमने लिए थे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो अब इन दो वेरिएबल के लिए हमारे पास जो ये एक रिलेशनशिप दिया है उसकी वैल्यू 31, दैट इज डेफिनेट, ये निश्चित होगी। अब जैसे EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अगर हमारे पास इसके लिए जो वैल्यूज दी है, मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है और रीऑर्डर कॉस्ट वगैरह की वैल्यू दी है, पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है, तो हमारे पास जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है उसको हम निकाल सकते हैं, और वो एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर उन वेरिएबल्स के लिए। इसके जरिए हम सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कर सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपका सिंपलेक्स मेथड में होता है। उसमें हमको x1 that will be changed. If we change the value of x or y, then the value of this relation, that is x square plus y square plus 3xy will also be changed. मतलब कि जो इसका आउटपुट था वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के मॉडल जिसमें एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड रिजल्ट्स आर डेफिनेट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक मॉडल। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबल मीन्स क्या होता है, संभावित। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या संभावना। उसमें से क्या होता है कि उसमें निश्चित नहीं होता। मैंने जैसे कहा कि आज जो है मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का मैच है, तो मुंबई इंडियंस के जीतने के चांस 50% और राजस्थान रॉयल्स के जीतने के चांस 50%। तो इसमें ये डेफिनेट नहीं है, इसमें चांस दोनों के 50-50 हैं। 50% चांस है MI के और 50% चांस है राजस्थान रॉयल्स के, डेफिनेट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर रिस्क और अनसर्टेनिटी है। मतलब अगर हम 90 और 10 का भी कर दें तो हमारे पास 10 और 90 की अनसर्टेनिटी भी रहती है।
ये आंसर, जब तक कोई भी चीज 100% ना हो वो अनसर्टेन ही रहेगी। अब जैसे इन गैम्बल में जैसे हमें कोई डाइस है, डाइस में अगर हम उसमें पासा फेंकते हैं तो हमें क्या लगता है कि 2 आने के कितने चांस हैं, कि हम अगर एक बार डाइस को थ्रो करते हैं तो व्हाट इज द चांसेस टू कम 2 इन फर्स्ट थ्रो, तो दैट विल बी 1/6। कितने? 1/6। अब यही अगर हम 2 पासे फेंके, 2 पासे फेंके तो 5 आने के कितने चांसेस होंगे? अब 2 पासे हैं, अब 5 आना है, तो 5 कितने तरीके से आ सकता है? अब ऐसा तो है नहीं कि 5 एक में आ जाएगा तो दूसरे में। 5 तभी आएगा जब तो एक में 2 और दूसरे में 3 हो, या तो फिर पहले में 3 दूसरे में 2 हो, या तो फिर एक में 4 एक में 1 हो, या तो फिर एक में 1 एक में 4 हो। इस तरह से हमारे पास 4 केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें से 5 आने की संभावना होगी। 2 पासे हैं, याद रखिएगा, 2 पासे में मतलब कि 4 पॉसिबल कंडीशन हैं कि हमारे पास 5 आ सकता है। अब 2 पासे के टोटल आउटकम कितने होंगे? वो होंगे 36। 36 कैसे? मतलब कि 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 पासों में आने के। जैसे एक के बनेंगे कितने? 6, दूसरे के पहले के साथ 6, जैसे एक आया फर्स्ट में तो उसके साथ क्या आ सकता है? एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये 6 कॉम्बिनेशन सर हर एक नंबर के साथ 6 कॉम्बिनेशन बने। हाँ, तो हर नंबर के साथ 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 2 पांचों में 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो जब 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे तो हमारे पास अगर 5 आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी तो उसमें क्या रहेगा? 4 ऑप्शन हमारे रहेंगे। 4/36 मतलब कि हमारे पास 5 आने के 1/9 चांसेस रहेंगे। तो जब इस तरह के मॉडल होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज, मतलब कि कोई भी चीज अनसर्टेन हो, निश्चित ना हो, तो उस तरह के जो मॉडल होते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। और ये मोस्टली गेम थ्योरी या प्रोबेबिलिटी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। जो डिसीजन मेकिंग के चैप्टर है, टॉपिक है आपका, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होगा, गेम थ्योरी में इसका इस्तेमाल होगा और प्रोबेबिलिटी में भी इसका इस्तेमाल होगा। इन्वेंट्री कंट्रोल में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो जो मॉडल रिस्क और अनसर्टेन होते हैं, जिनके रिजल्ट डेफिनेट नहीं होते हैं, वो मॉडल हमारे कहलाते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबल के देखिए, जो इसके पहले आपने पढ़ा था दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। तो इसके एक सेंस समझिए, डिटरमाइन का मतलब कि डेफिनेट, वो अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अग्रसित, टारगेट। तो इसका मतलब कि निश्चित है। तो इसकी जो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, इसकी मीनिंग से आप इसके बारे में अंदाजा लगा करके इसको लिख सकते हैं कि जिसके रिजल्ट डेफिनेट होते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होते हैं। प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब संभावित, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब कि जिनके रिजल्ट पॉसिबल होते हैं या अनसर्टेन होते हैं, जिनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो कहलाते हैं आपके प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो ये हो गए आपके बाय नेचर ऑफ एनवायरमेंट। तो बाय नेचर ऑफ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके 2 मॉडल हो गए, एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अब बात करते हैं बाय द एक्सटेंट ऑफ जनरलिटी। जनरलिटी के हिसाब से कौन कौन से मॉडल हो सकते हैं? दैट आर जनरल मॉडल एंड स्पेसिफिक मॉडल। तो जनरल मॉडल क्या होते हैं? जनरल मॉडल हम कल बात कर रहे थे कि जो मॉडल जनरलाइज, सामान्यतया एक बार बनाए जाए और वो हर जगह इस्तेमाल हो, वो मॉडल कहलाते हैं जनरल मॉडल। जनरल मॉडल इज वन विच डज नॉट अप्लाई वन सिचुएशन ओनली, रेदर इट हैज गॉट जनरल एप्लीकेशन। मतलब कि केवल एक ही जगह इस्तेमाल ना हो, वो उस तरह की सभी कंडीशंस में फॉलो हो, तो वो कहलाता है जनरल मॉडल। अब जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो डीजेनरेसी मेथड है या उसका मॉडिफिकेशन मेथड है, वो हर जगह उसके एप्लीकेशन हम कर सकते हैं अगर वो कुछ अजम्पशंस को फॉलो करता है। तो वो जनरल फॉर्म हो गया एक। ये कहाँ पर यूज हो सकते हैं? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन।
अभी देखिए ट्रांसपोर्टेशन की बात बताई, तो ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम ये जनरल मॉडल होते हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं ना, अभी हमने बताया जैसे डीजेनरेसी वगैरह हो गए, तो ये कुछ जनरल मॉडल है, ये लगभग लगभग हर जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक ही सिचुएशन में इस्तेमाल होंगे। तो जो मॉडल नॉर्मली एक सिचुएशन में ना इस्तेमाल हो करके हर तरह से मतलब कि जनरल एप्लीकेशन हो उसका, वो कहलाते हैं जनरल मॉडल। इसके बाद दूसरा है स्पेसिफिक मॉडल, मतलब कि पर्टिकुलर एक सिचुएशंस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अब मान लो कि हमें इस साल में अपनी कंपनी की सेल को बढ़ानी है, तो सेल बढ़ाने के लिए हमें कौन सा मॉडल डिजाइन करना है। अब अगर हमने इस साल की सेल को इंक्रीज करने के लिए कोई मॉडल बनाया है, तो वो केवल पर्टिकुलर उसी साल उसी कंपनी में इस्तेमाल होगा। वो ऐसा नहीं है कि वो अब दूसरी कंपनी में भी उसका इस्तेमाल हो जाए। जैसे पीछे का हमने जनरल मॉडल बताया जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है, तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर हमको कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रिड्यूस करनी थी, तो उस मॉडल को ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी मेथड है, आइदर इट इज एनडब्ल्यूसीआर मेथड और एलसीएम मेथड और वेम मेथड, these all method will be applied in all the organization is same way। मतलब कि वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में सेम वे से अप्लाई होंगे, बस उनकी कॉस्ट जैसे जैसे होगी वो अपना चेंज कर लेंगे, बाकी प्रोसेस उसका वही रहेगा। लेकिन जब हम स्पेसिफिक मॉडल की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर एक सिचुएशन और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये एक ही कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हमें सेल्स रिस्पॉन्स कर्व निकालना है, मान लीजिए कि हमें इस साल की सेल निकालनी है, तो हमें केवल इस साल की जब सेल निकालनी है और हम उसका एनालिसिस करेंगे, तो अगली जो सेल होगी या पिछली सेल होगी उससे मैच नहीं करेगी, या जो हमने मेथड इस बार की सेल को इंक्रीज करने के लिए अप्लाई किया है वो इस्तेमाल फिर अगले ईयर में हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो जो इस तरह के जो मॉडल होते हैं जो केवल पर्टिकुलर एक कंडीशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कहलाते हैं स्पेसिफिक मॉडल। तो ये हो गए आपके ऑपरेशंस रिसर्च के मॉडल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पहला मॉडल हमने कौन सा बताया था, फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल के हमने दो पार्ट पढ़े, एक आइकॉनिक मॉडल और दूसरा एनालॉग मॉडल। इसके बाद हमने पढ़ा मैथमेटिकल मॉडल और सिंबॉलिक मॉडल। तो सिंबॉलिक मॉडल में हमने उसके कई जो ओआर की टेक्निक्स हैं कुछ उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा बाय नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, उसमें से हमने पढ़ा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। इसके बाद हमने पढ़ा बाय द एक्सटेंट ऑफ जनरलिटी, तो उसमें हमने पढ़ा जनरल मॉडल और स्पेसिफिक मॉडल। तो ये तो हो गए मॉडल्स आपके। एक चीज हाँ याद रखिएगा, इस बार एग्जाम में ये हमेशा कई बार एग्जाम में हमें से पूछा जाता है कि मॉडल्स क्या होते हैं, तो आप लोग टेक्निक्स मत लिख दीजिएगा, आप लिखिएगा मॉडल, उसमें एग्जाम्पल के तौर पर आप टेक्निक्स लिख सकते हैं, लेकिन मॉडल आप यही लिखेंगे। बहुत से बच्चे क्या है कि उसमें कर देते हैं कि जो टेक्निक्स हैं वही मॉडल होते हैं। हाँ अगर तो वो थोड़ा बहुत मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मॉडल और उसमें टेक्निक्स में अंतर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। हमने बताया था कि टेक्निक्स जो होती है वो मॉडल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च मॉडल, मतलब कि अगर हम मॉडल बना रहे हैं तो हमें क्या क्या बातें फॉलो करनी चाहिए। पहला, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। सबसे पहली बात कि जब भी हम कोई चीज बनाएं तो ऐसी बनाएं कि लोगों की समझ में आए। ऐसा नहीं कि ऐसा बना दें कि हाँ केवल हम ही समझ पाए, अगला बंदा उसको समझ ही ना पाए। इट मीन्स mathematicians are of the habit of making complex model whereas one should go in for simple model if it is sufficient. It means model must be kept simple and understandable। मतलब कि बहुत से लोग जैसे कुछ जो पेपर सेट करने वाले होते हैं तो क्या होते हैं, अरे इस बार देखते हैं बच्चे कितना पढ़े हैं तो पेपर को टफ बना दिया जाए, पेपर को जितना कठिन से कठिन हो सकता है, तो कॉम्प्लेक्स करते हैं। लेकिन हमेशा इस तरह से कोई भी मॉडल बनाना चाहिए कि हमने जैसा सिचुएशन है, जैसी पढ़ाई है, जैसी कंडीशंस हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को मॉडल बनाने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की समझ में ना आए। पता चला कि आप ऐसे ऐसे जर्गन्स इस्तेमाल कर देते हैं क्वेश्चन पेपर में, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो बच्चे कहते हैं सर ये तो पढ़ा ही नहीं गया। जैसे अभी इस बार जो पेपर हो रहे थे दोस्तों, उससे बहुत से बच्चे कह रहे थे सर ये तो पढ़ा ही नहीं गया, ये सर ये तो पढ़ा ही नहीं गया। तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है
कि चीज़ें टफ हो जाती हैं। जब टफ होती हैं और समझ में नहीं आती हैं तो वो ऐसे ही लगता है। तो इस वजह से मॉडल्स को हमेशा सिंपल रखना चाहिए जिससे लोगों की समझ में आ जाए। जैसे पढ़ाने का जो तरीका होता है तो उसमें टीचर्स को ऐसा होना चाहिए कि केवल क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ कम इंटेलिजेंट होते हैं। तो टीचर को ऐसा पढ़ाना चाहिए कि सबकी समझ में आए। ऐसा नहीं, अब जैसे फर्स्ट दिन हमने जैसे इंग्लिश में पढ़ाना चालू किया तो बच्चों ने कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि बच्चों को हमें एक के हिसाब से नहीं सबके हिसाब से लेकर के चलना है। तो हमें फिर इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चों की समझ में आए, क्योंकि अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आप इजिली लिख लेंगे। मेन चीज आपको समझना है, वही यहाँ पर चीज लिखी है। इट मीन्स मॉडल मस्ट बी केप्ट सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। मतलब कि मॉडल हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आसान हो और समझ में आए। तो हमें भी ऐसे ही पढ़ाना होता है। जो जैसे हमारा एक हम मान लेंगे जो टीचिंग मॉडल है, जो टीचिंग मॉडल होता है जो बीएड वगैरह में चलता है, तो उसमें ये रखा जाता है कि हम ऐसा पढ़ाएं कि बच्चों की समझ में आ जाए। तो ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। तो जब मॉडल बनाए तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्या है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ओनली देन अप्लाई द एप्रोप्रिएट टेक्निक। मीन्स if we do not understand the problem properly, we cannot apply the appropriate technique of operation research. For example, of allocation of scarce resources, the technique of LPP problem is solved if it is properly understood and the required technique is recommended. अब जैसे हमें प्रॉब्लम को समझना सबसे बहुत जरूरी है। जब हम कल पढ़ा रहे थे मेथडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, तो उसमें पहला स्टेप था फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। हमें उसमें हमने बहुत ध्यान दिया था और उस पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से एलेबरेट किया था। जिन्होंने ना पढ़ा हो कल की मेरा लेक्चर जो है, तो जो यूट्यूब लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है ग्रुप में, उसमें जा करके उस लेक्चर को वो पढ़ सकते हैं कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या होती है और प्रॉब्लम जनरेट कैसे की जाती है, उसको कैसे फॉर्मुलेट करना होता है, वहां पर जा करके वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर करते हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, अगर हमने क्वेश्चन ही नहीं समझा तो फिर हम उसको सोल्यूशन कैसे लगाएंगे। अब जैसे इस बार ऑपरेशन रिसर्च का पेपर था, तो उसमें एक ऑपरेशन रिसर्च में एक क्वेश्चन आ गया था, तो उसमें से बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम इसमें कौन सा मेथड लगाएं। अब वो शायद उसका ऑप्टिमाइजेशन का था, ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्टिमाइजेशन मेथड था। तो अब उसमें सब बच्चे पूछते हैं कि सर हम कौन सा लगाएं, हम इसमें वैम लगाएं कि हम इसमें एलसीएम लगाएं कि हम सर हम इसमें एनडब्ल्यूसीआर लगाएं। अब चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी डिफाइन नहीं था, उसमें ये था कि इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को आप ऑप्टिमलिटी, इसकी ऑप्टिमलिटी को सॉल्व कीजिए। अब जब बच्चों की समझ में नहीं आता रहा था तो वो क्या करते हैं, मेन चीज है प्रॉब्लम को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना। अब जब बच्चे यही नहीं समझ पा रहे कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की टेक्निक कौन सी लगाई जाए तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। जब आपकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी अगर, तो उसमें कौन सी टेक्निक लगानी है, और अगर आपको ये पता चल गया तो मान लीजिए आपने 50% जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज द टेक्निक ऑफ एलपीपी में बी अप्लाइड। अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी, लैकनेस है, एलोकेट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मेथड को सॉल्व करने के लिए आप लीनियर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि टेक्निक ऑफ एलपीपी में भी अप्लाइड उसमें इस्तेमाल की जा सकती है। अब ऐसा नहीं कि इससे एलपीपी ही उसका कर सकते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, आप उसके जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन एलपीपी को भी इस्तेमाल करके आप उसको सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। सिमिलरली क्वीइंग थ्योरी के जरिए अगर आपको जो क्वीइंग थ्योरी है, जो क्वीइंग प्रॉब्लम को है, अगर उसको सॉल्व करना है, तो अगर ये पता चल जाए कि ये क्वीइंग थ्योरी का प्रॉब्लम है, तो आप इसको 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इफ इट इज प्रॉपरली अंडरस्टैंड द रिक्वायर्ड टेक्निक इज रिकमेंडेड। इसका मतलब कि आपने आधी जंग जीत ली। अगर आपको ये पता लग गया कि आपका क्वेश्चन क्या है और ये कौन से मेथड से लगेगा, तो आपने आधी जंग जीत ली। ठीक, इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, मॉडल मस्ट बी वैलिडेटेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, अदरवाइज इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन फेज फॉर वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल टू फेज सिंप्लेक्स मेथड।
कह रहे हैं कि किसी भी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको वैलिडेट कर लेना चाहिए, मतलब कि जो मॉडल लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उस मॉडल की वैलिडिटी को हमें चेक कर लेना चाहिए, वो मॉडल वैलिड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमें लगाना हो कुछ और लग रहा है कुछ और। अगर आपने उसकी वैलिडिटी चेक कर ली तो फिर आपको आगे के जो प्रोसेस हैं वो आपको, जैसे सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता है कि जब आप उसमें टेबल बनती हैं, फर्स्ट टेबल, फर्स्ट इटरेशन टेबल, सेकंड इटरेशन टेबल, थर्ड इटरेशन टेबल, जब तक कि कुछ वैल्यूज हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ जाती तब तक हम वो टेबल बनाते हैं। तो उसमें स्टेप होते हैं कि फर्स्ट इटरेशन टेबल, सेकंड इटरेशन टेबल और थर्ड इटरेशन। तो अगर हमको पहली ही स्टेज में पता लग जाए कि हाँ हम हमारा ये मॉडल जो है वैलिड है, तो हमारे आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर हमें फिर ये चीज़ पता नहीं चलेगी तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम कोई भी मॉडल अप्लाई कर रहे हैं तो दैट शुड बी मस्ट बी वैलिडेटेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट होने के पहले ही उसको वैलिडेट हमें कर लेना, उसकी वैलिडिटी को हमें चेक कर लेना है। अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, ए मॉडल कैन एनालाइज द डेटा बट इट कैन नॉट बी बेटर देन द इंफॉर्मेशन दैट गोज इनटू इट। इट मीन्स डाटा कैन बी इंटरप्रेटेड बट कैन नॉट बी जनरेटेड। ए मॉडल कैन बी एनालाइज द डेटा, कोई कोई भी मॉडल होता है तो वो डेटा को एनालाइज तो कर सकता है लेकिन उसको इंटरप्रेटेट नहीं कर पाता है, उसको इंटरप्रेटेट हमें करना पड़ता है, डेटा को जनरेट नहीं कर सकता। मतलब कि जो मॉडल है हमारा वो डेटा को जनरेट नहीं कर सकता है, हमें क्या करना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उस कलेक्शन से हमें जो डेटा बनाना पड़ता है और उस डेटा के जरिए हमें अपने मॉडल को टेस्ट करना पड़ता है। मतलब कि जैसे अगर हम कहें कि सिंप्लेक्स मेथड लगाइए, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, मैंने कहा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन मेथड अप्लाई करना है। अब ट्रांसपोर्टेशन मेथड अप्लाई करना है तो आप ट्रांसपोर्टेशन मेथड कहाँ से अप्लाई करेंगे, जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपके पास 4 कंपनी है, 4 मार्केट हैं, आपको 4 कंपनी से 4 मार्केट में ये उठा करके माल, यहाँ पर इतना माल पहुंचाना है, यहाँ पर इतना माल पहुंचाना है। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप कैसे पहुंचाएंगे। मैंने कहा कि 4 बंदे हैं, 4 बंदों को 4 कंपनी से माल उठाना है और 4 मार्केट में ले जाना है। अब कहते हैं कि हम उनको यही पता नहीं है कि कौन कंपनी से कितना माल उठाना है और किस मार्केट में कितना माल पहुंचाना है। इसका मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने नहीं दी है, मैंने केवल इतना बोल दिया कि आपको कंपनी से माल उठा करके मार्केट में भेजना है, तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा नहीं है, तो आपको मुझे डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब आप उसमें ट्रांसपोर्टेशन मेथड को अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाएंगे और फिर उसको हम इंटरप्रेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको डेटा को जनरेट कर सकते हैं मॉडल के जरिए, मॉडल के जरिए हम केवल डेटा को एनालाइज तो कर सकते हैं लेकिन हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। ये इसका चौथा प्रिंसिपल था। अगला क्या कहते हैं, मॉडल्स आर फॉर द डिसीजन मेकर, मॉडल केवल डिसीजन मेकर के लिए होते हैं, मतलब कि डिसीजन मेकर। अभी देखिए यहाँ पर एक कुछ वेरिएबल्स दिए हुए हैं और उनकी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ऑपरेशंस रिसर्च मॉडल आर टू एड द डिसीजन मेकर बट नॉट टू रिप्लेस देम, द डिसीजन इज टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। मतलब कि जो ऑपरेशन रिसर्च के मॉडल हैं वो केवल डिसीजन मेकर की सहायता करते हैं, वो जो है उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो मैनेजमेंट होता है उसी को लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो एलपीपी की एक प्रॉब्लम दी हुई है, इसमें क्या दिया है, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 9, x1 इक्वल टू 6 और x2 इक्वल टू 3। In the above, multiple optimal solution is provided by LPP giving same total profit. It is for the management to decide whether to discontinue the product X1 or continue to produce X1 because the total profits are the same. अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि LPP की प्रॉब्लम है ये, x1 बराबर 0 दिया है, x1 बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक, x2 बराबर 9 दिया है, x3 बराबर 3 दिया है।
अब ये कह रहा है कि जो ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इसके बेस पर प्रॉफिट सेम हो रहा है। अगर हम x1 बराबर 0 इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारे पास वही चीज आ रही है, और x1 बराबर 6 आ रहा है तब भी हमारे पास वही चीज आ रही है, x2 बराबर 9 है तब भी हमारे पास वही चीज आ रही है, x2 बराबर 3 है तब भी हमारे पास वही चीज आ रही है। तो अब यहाँ पर वो जो मॉडल है उसने वैल्यू तो निकाल करके दे दी, लेकिन अब यहाँ पर जो मेन डिसीजन मेकर है उसको डिसाइड करना है कि आइदर ही शुड टू टेक x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 6। मतलब कि अब यहाँ पर मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वो कौन से वेरिएबल को ले, आइदर x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 6, क्योंकि प्रॉफिट दोनों से सेम आ रहा है। तो यहाँ पर डिसीजन मैनेजमेंट को लेना है। तो क्या होता है कि ऑपरेशन रिसर्च केवल हेल्प करते हैं, बाकी जो है डिसीजन मेकर को फाइनल अपना रिजल्ट बनाना होता है, अपना डिसीजन वही देगा। अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, अ मॉडल शुड नेवर बी टेकन टू लिटरली, इट मीन्स इट डज नॉट प्रोवाइड यूनिक आंसर। मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपने जो मॉडल अप्लाई किया वो उससे एक ही आंसर आए, उससे कई आंसर आ सकते हैं। इन सेंसिटिविटी एनालिसिस और अंडर सिमुलेशन वी कैन फाइंड स्टिल बेटर रिजल्ट। अब जैसे अगर हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड की, तो सिंप्लेक्स मेथड में अगर हम एक तरीके से सॉल्व करें तो x1 मतलब कि जो भी वेरिएबल होंगे x1 x2 x3 उसकी वैल्यू जो आएंगी, हो सकता है कि जब हम मान लीजिए बिगम मेथड या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें तो वही x1 x2 की वैल्यू कुछ अलग आ सकती है। इसका मतलब कि ए मॉडल शुड नेवर बी टेकन टू लिटरली, मतलब कि ऐसा नहीं कि जो अगर वो आ गया तो वो पूर्णतः सत्य है, यूनिवर्सल है, मतलब कि यूनिक आंसर नहीं हो सकता। वो ये भी हो सकता है कि अगर हम उसको दूसरे मेथड से अप्लाई करें तो वो दूसरे रिजल्ट भी दे सकता है। ये मॉडल की एक प्रिंसिपल होता है। अगला क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल मॉडल। मॉडल शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ इन इनकॉर्पोरेट चेंजेस, मतलब कि अगर कभी जरूरत पड़े, जैसे पिछले पॉइंट क्या है, ए मॉडल शुड नेवर बी टेकन टू लिटरली, इस तरह से नहीं बनाया जाता कि उसका एक यूनिक आंसर हो। वो इस तरह से होता है फ्लेक्सिबल, कि अगर कभी जरूरत पड़े तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकें। अगर जैसे कंडीशंस होती हैं हमारे पास, उसी कंडीशन के बेस पर जो हमारे भाई जो हमारे पास जो फैक्टर होंगे, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, कंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल, तो उसके बेस पर हमें अपने मॉडल को चेंज कर सकें, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगला प्रिंसिपल क्या कहता है, सीक कोऑपरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस रिसर्च एक्सपर्ट। अब इसमें एक्सपर्ट की बात आ गई। एज वी नो द टेस्टेड रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल आर इम्प्लीमेंटेड, जो हमने मॉडल को टेस्ट कर लिया था और उसको इम्प्लीमेंट किया था, इट इज टू बी डन बाय ऑपरेशंस रिसर्च एक्सपर्ट, ये एक्सपर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। हेंस इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दोज हु आर टू एग्जीक्यूट, so that cooperation of operation research expert may be sought to implement the model। ये कभी भी जब हम कोई मॉडल अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे जरूर कंसल्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कि हमें कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो जब तक हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाएंगे तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब पता चला कि हमारी आंख में दर्द है और हम चले गए हर्ट वाले को दिखाने, तो क्या होगा, वो हर्ट के हिसाब से दवा दे देगा और हमारी आंख वैसी की वैसी रहेगी। मतलब जब हमारी आंख की प्रॉब्लम है तो हमें किसको दिखाना पड़ेगा, आई स्पेशलिस्ट को। तो जब आई स्पेशलिस्ट देखेगा तभी वो उस चीज को प्रॉपर ढंग से समझ पाएगा। ठीक, तो हमारे पास हमेशा यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग हमारे पास जरूरी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूज ऑफ कंप्यूटर्स। ये हम बहुत ढेर सारा पढ़ चुके हैं। जब शुरुआती दौर था तो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं होता था, ये कंप्यूटर के इस्तेमाल होने के बाद इसका एरिया बहुत वाइड हो गया है, क्योंकि जो ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक है अब कंप्यूटर के इस्तेमाल से होती हैं। तो उसमें क्या है,
काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इसमें इजीली सॉल्व हो जाती हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इज मेड वेयर पॉसिबल इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल्स। जहाँ तक पॉसिबल हो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आगे, ओआर टेक्निक्स आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स एंड ओनली कंप्यूटर्स कैन सॉल्व देम। कह रहे हैं कि जो ओआर की टेक्निक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और लगभग मोस्टली कंप्यूटर ही उनको सॉल्व कर सकते हैं। Hence, steps should be clearly stated to enable the operation researcher to develop computer software for future implementation of the technique। मतलब कि हमें जो एक्सपर्ट है उनको इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए कि अब आप ऐसे सॉफ्टवेयर जनरेट कीजिए जो हमारे ऑपरेशन रिसर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे हमारे पास अब एक SPSS आता है या पाइथन आता है या आर सॉफ्टवेयर आता है, एस सॉफ्टवेयर आता है, लोटस आता है। ये सारे हमारे सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम स्टैटिस्टिकल टूल सॉल्व करते हैं या हमारी अपनी मैथमेटिकल जो ये जितनी भी प्रॉब्लम है लगभग सिंपलेस्ट ये जो आपकी कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस ये वगैरह ये सब की सब ये मैंने जितने सॉफ्टवेयर बताए हैं SPSS वगैरह, इनमें से आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बात वही आती है कि आपको इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मॉडल कि एक मॉडल को बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं कि एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए क्या हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक कि ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अभी तक जो पढ़ाया है उसमें से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बाई चैट चैट से या वॉइस से पूछ सकता है। किसी की कोई क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी है? नो सर। चलिए ठीक। तो according to your syllabus we have completed up to nature, definition and character of operation research, methodology of operation research and OR models। ठीक, अब हमें पढ़ना है OR एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और OR टेक्निक्स। अब ये दो टॉपिक आपके और बचे हैं इस यूनिट से। तो OR का मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है, हम इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए OR इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग किस तरह से इसका हम हेल्प ले सकते हैं। पहली बात, एफिशिएंट कंट्रोल। द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस recognize that it is complicated and expensive issues, that why it needs proper supervision and control, and to execute in the organization it needs continuous executive supervision to every routine work. An operation research approach may provide the manager an analytical, logical and quantitative basis to identify the area of problem. The major area in this category is production, manufacturing and construction, scheduling and inventory, replacement, etc. 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 ठीक, ये पहला एक इसका आपको इसका एडवांटेज समझ में आया। एफिशिएंट कंट्रोल कि हम ऑपरेशन रिसर्च के जरिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितनी एक्टिविटीज हैं उनको इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती हैं, अगर हम उनको प्रॉपर सुपरवाइज या उनको प्रॉपर मॉनिटर करें और फिर उसमें जो कंट्रोल टेक्निक्स हैं ऑपरेशन रिसर्च की उनको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास एक बेटर रिजल्ट हो सकता है। ऐसे क्या होता है, जो ऑपरेशन रिसर्च की अप्रोच होती है ना, वो उससे मैनेजर को लॉजिकली, एनालिटिकल या क्वालिटेटिव बेसिस पर उसको प्रॉब्लम की जो कंडीशन है
या प्रॉब्लम से उनको आइडेंटिफाई करने में उसको हेल्प मिलती है। अगर उसको प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उस प्रॉब्लम को बेटर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि हम इससे एफिशिएंट कंट्रोलिंग कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि प्रोडक्शन वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, शेड्यूलिंग में। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड मैंने बताया था, जो रिप्लेस मशीन की तमाम क्यूइंग प्रोसेस वगैरह है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह में अभी मैंने बताया, जो एक एग्जांपल दिया था शुभ फैक्ट्री का, वो दिया। शेड्यूलिंग में देखिए, शेड्यूलिंग में और इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट में ईओक्यू मॉडल वगैरह का इस्तेमाल होता है। शेड्यूलिंग वगैरह में जो क्यूइंग थ्योरी होती है वगैरह, उसका वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इस तरह से इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप ऑर्गेनाइजेशन में इफिशिएंट कंट्रोल को मैनेज कर सकते हैं। अगला है इसका इफेक्टिव सिस्टम। ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक आर टू एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग सच ए गुड साइट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए अच्छी साइट, whether to open a new storehouse, etc. It also helps in assortment of cost-effective means of transportation, job sequencing, production, scheduling, replacement। अच्छा, एक चीज और कि जैसे जब हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, जब हमारे पास इन्वेंट्री होती है और हम उसको इकट्ठी कर लेते हैं, तो इन्वेंट्री को हमें कहाँ भेजना पड़ता है? हमारे पास इन्वेंट्री आइदर रॉ मटेरियल होगी, या तो फिनिश्ड गुड्स होगा, या तो सेमी फिनिश्ड गुड्स होगा। तो उसको हमें कहाँ भेजना? जो फिनिश्ड गुड्स होगा तो हमें उसको मार्केट में भेजना होगा, जो रॉ मटेरियल होगा वो हमको प्लांट में भेजना होगा, या अपनी कंपनी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ भेजना पड़ेगा। अब अगर वो ऐसी जगह है जहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो ओआर की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमें किसी नए प्लांट वो नया स्टोर या वेयर हाउस खोलने की ज़रूरत है, जिससे हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें, या हम जो हमारा अभी का वेयर हाउस है केवल उसी वेयर हाउस के जरिए ही हम अपना काम चला सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हों जिसके जरिए हमें ये पता चल जाए कि हमें कोई नया प्लांट या नई चीज़ डालनी है, या हमारे पास जो अवेलेबल है उसका हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक के जरिए हम एक इफेक्टिव सिस्टम बना सकते हैं, ऐसा जिसमें हमारे डिसीजन मेकर एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक। द नेक्स्ट वन इज बेटर एंड एनालिटिकल डिसीजंस। Operation research techniques and models helpful to make the better decision and diminish the risk of making flawed decisions। जो OR की टेक्निक्स है वो कहता है कि हमें उससे बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलती है, और जो ऐसे डिसीजन जिनसे हमारे नुकसान होते हैं, मतलब कि फ्लॉड डिसीजंस, जो हमारे कुछ कभी कभी गलत निर्णय हो जाते हैं, उनके रिस्क से हमें बचा सकते हैं, हमें ऐसे डिसीजन लेने से सेव कर सकते हैं। This methodology gives the executive a better foresight how to make the decision। जो हमारे पास एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको ऐसे तरीके प्रोवाइड करता है जिससे वो बेटर डिसीजन बना सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए। द नेक्स्ट वन, गुड कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट। लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, क्योंकि कल मैंने बताया था ये एक सिस्टम अप्रोच है। जब सिस्टम अप्रोच में है तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि सारे सिस्टम के डिपार्टमेंट, मतलब पूरे सिस्टम के डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सारे डिपार्टमेंट जब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो गए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बताया था, तो वो क्या होता है, जब एक दूसरे से जुड़े होंगे तो उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा, और जब अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा तो हमारा मैनेजमेंट बेहतर डिसीजन ले सकेगा। ठीक। तो यही यहाँ पर चीज लिखी है। एंड ऑपरेशंस रिसर्च ओरिएंटेड टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्लानिंग मॉडल दैट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ कंपनी। मतलब कि डिफरेंट डिविजन्स ऑफ कंपनी का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करता है वो, और उनके बीच में एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करता है। ठीक। अगला, मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज लॉसेस। ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक का इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज, या हमारे जो लॉस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असाइनमेंट को इस्तेमाल करके हम जो प्रॉपर पर्टिकुलर हमारे पास जो वर्क है, जो वर्कर हैं, उनको उनके वर्क के हिसाब से हम उनको जॉब असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के ऐसे बहुत से मॉडल हैं। नेटवर्क टेक्निक के जरिए हम अपना टाइम शेड्यूल
कर सकते हैं। ये बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और आगे ले जा सकते हैं और अपने वेल्थ को इम्प्रूव या और इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे इसके मैनेजरियल डिसीजन के मैनेजरियल बेनिफिट थे जो हमें ओआर से मिलते हैं। तो अब आपका बचता है केवल इसमें एक टॉपिक, दैट इज ओआर टेक्निक्स। तो वो हम कल कवर करेंगे, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। अब यहाँ तक जो पढ़ाया है उसमें से अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। एनी क्वेरी बाय एनी स्टूडेंट्स? अगर कोई क्वेरी नहीं है नो सर। तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करें। यस सर। ओके, तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और कल फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ओआर टेक्निक। ठीक, तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू।